हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के पहले फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले संक्षेप में हम फॉक्स के इंडिया बिल की बात कर लेते हैं। फॉक्स का इंडिया बिल, इसको फॉक्स ने 1783 में प्रस्तुत किया था। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जो लॉर्ड नॉर्थ हैं, वे लॉर्ड नॉर्थ, यहां मैं लिख देता हूं, ब्रिटेन के 12वें प्रधानमंत्री थे और ये जो है 1770 से 82 तक जो है वहां पीएम रहे थे। उसके बाद से जो है लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार बनी हुई थी। तो फॉक्स ने जो है इंडिया बिल 1783 में प्रस्तुत किया। इसमें कहा क्या, फॉक्स ने पहले इसको समझ लिया जाए कि जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, कंपनी की राजनैतिक प्लस सैनिक शक्ति जो है, ये बात हुआ कि ये जो शक्ति है, यहां मैं लिख देता हूं, 7 आयुक्तों की बोर्ड को प्रदान कर दी जाए, है ना, ये बात थी। और दूसरा जो व्यापारिक कार्य था कंपनी का, इस व्यापारिक कार्य को 9 उपनिदेशकों को दे दिया जाए। और ये जो 9 उपनिदेशक हैं, ये 7 आयुक्त जो है ना, इनके अधीनस्थ होंगे, है ना। आयुक्तों के अधीनस्थ 9 उपनिदेशक रहेंगे और इन्हीं को जो है क्या कर दिया जाए, व्यापारिक कार्य को दे दिया जाए। इस बिल में जो है ये बातें कही गई थी। अब ये जो बिल था ना, कौन, फॉक्स का इंडिया बिल, यह जो बिल था हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें जो है ये पारित हो गया। आप जानते हैं कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन में, उसको जो है निम्न सदन कहा जाता है। भारत में किसको निम्न सदन कहते हैं और किसको उच्च सदन कहते हैं, इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। ये निम्न सदन है, यहां सांसद होते हैं। और लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था ना, वहां पे पारित नहीं हुआ। कौन, ये जो फॉक्स का इंडिया बिल था, हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ प्लस फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी ना, जो गठबंधन की सरकार थी, मिलीजुली सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। ध्यान रखिए, ये सरकार जो है वहां क्या हो गई, त्याग पत्र दे दी, सरकार गिर गई, ध्यान रखिए। उसके बाद से जो है जो विलियम पिट हैं, वे होते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। और याद एक बात और रखना है कि यह पहला और अंतिम अवसर था जबकि एक अंग्रेजी जो सरकार थी, एक अंग्रेजी सरकार भारतीय मामले पर गिर गई। ऐसा पहली बार हुआ कि एक अंग्रेजी सरकार भारतीय मामले पर गिर गई, और अंतिम बार भी हुआ, इसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। तो ये जनरली ये बात याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको क्लीन करने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट।
इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है कि इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट या इनको पिट द यंगर भी कहते हैं ने प्रस्तुत किया। जिसे 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब जो है इसकी विशेषताएं क्या थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं, इसके प्रावधान क्या थे, इसको जानते हैं। तो पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, हिंदी में कहेंगे बोर्ड या नियंत्रण मंडल का गठन। यानी क्या किया गया कि नियंत्रण मंडल का गठन किया गया। अब ध्यान रखिएगा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, इसके 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब ये जो 6 सदस्य थे, इसमें एक व्यक्ति राज्य सचिव थे, ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और एक जो थे ब्रिटेन के अर्थ मंत्री थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के थे। इनका चुनाव कौन करता था? इनका जो चुनाव करने का काम था, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इनका चुनाव होता था, ठीक है। तो सबसे पहला काम याद रखिएगा कि क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ठीक है। दूसरा, इसकी क्या विशेषता है, कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य अलग अलग किए गए, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग किया गया। एक्चुअली हुआ क्या, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसको जो है सैनिक प्लस असैनिक और
राजस्व मामले को देखने का अधिकार दिया गया। यानी ये क्या करते थे, राजनीतिक मामला को ये देखते थे। काम तो कंपनी ही कर रही थी, लेकिन इनसे होकर ये देखते थे, उसकी निगरानी रखते थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने उसको पढ़ा है, और उसको बिना देखे आप इस वीडियो को न देखें, उसको देख के आप इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक मंडल या इसको संचालक मंडल भी कहते हैं, तो इनको क्या काम दिया गया कि ये जो है व्यापारिक मामले, ये देखिए इनको व्यापारिक मामलों के लिए रखा गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका गठन किया गया इस समय, ये जो है राजनीतिक मामले देखते थे। एक्चुअली होता क्या था, देखिए कार्य तो जो कंपनी ही कर रही थी इंडिया में, लेकिन जैसे यहां जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है और यहां है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, व्यापारिक मामले देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है, ये जो है राजनैतिक मामला को देख रहा है। कर कौन रहा है, दोनों काम को कंपनी कर रही है। किसके अंडर रहकर, इसको कौन कर रहा है भाई, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल है ना। तो गवर्नर जनरल के अधीन जो है कंपनी इस दोनों कार्य को, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को कर रही है। लेकिन इसकी निगरानी कौन कर रहा है, तो व्यापारिक कार्यों की निगरानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल कर रहा है, और राजनीतिक कार्यों की निगरानी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण मंडल है, ये कर रहा है। इस प्रकार से कंपनी यहाँ राजनीतिक और व्यापारिक मामले जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि द्वैध शासन की क्या की गई, स्थापना। द्वैध शासन या दोहरे शासन की जो है यहां स्थापना दिखाई देती है। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं। इसके बाद जो है अगला क्या प्रावधान किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो नियंत्रण मंडल था, अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष करने या सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं। यानी गवर्नर जनरल जो है पहले फ्री थे, वो किसी भारतीय नरेश के साथ जो है लड़ाई छेड़ देते थे या जो है सहायता देने का आश्वासन दे देते थे। लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई आपको इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो मंडल है, इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक कार्य को किसके हाथों में सौंप दिया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, अगला क्या हुआ, गवर्नर जनरल और प्लस गवर्नर की नियुक्ति तो आप अवगत हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता था। जो निदेशक मंडल था या जो संचालक मंडल था उसके द्वारा किया जाता था। लेकिन जो है और इसमें क्या बदलाव हुआ कि इनको जो है वापस बुलाने का अधिकार पहले ये नियुक्ति करते थे, वापस भी बुला लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इनको वापस बुलाने का अधिकार, नियुक्ति तो यही करेंगे, दोनों को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों को ये दे दिया गया। ठीक है,
ये अगले प्रावधान किए गए। फिर जो है इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या दिखाई देता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ब्रिटिश संसद का ही एक व्यक्ति उसके अध्यक्ष है। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश संसद का कंपनी पे नियंत्रण दिखाई देता है ना। तो महत्व क्या है, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार का कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एवं भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, ये जो है दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रावधान क्या हुआ, भारत में जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल प्लस उसका जो परिषद था, तो गवर्नर जनरल और 4 सदस्य थे, है ना। तो क्या गया कि भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, है ना। यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल को जो है और ज्यादा पावर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो निर्णय होते थे ना अभी भी बहुमत के आधार पे ही होते थे, ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज और किया गया, जो 3 सदस्य थे ना वो 3 में से एक स्थान जो है जो मुख्य सेनापति के लिए होता था, कमांडर इन चीफ के लिए होता था, है ना। तो 3 में से एक स्थान इसके लिए होता था। लेकिन यहां बात याद रखिएगा कि निर्णय अभी भी बहुमत के आधार पर होता था और गवर्नर जनरल को जो है निर्णायक मत देने का अधिकार था। गवर्नर जनरल के पास जो है वीटो पावर अभी भी नहीं है, वो निर्णय को बदल नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। वीटो पावर आगे मिलेगा, आगे का जो एक्ट है उसमें मिलेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया था। ठीक है, फिर 6ठा प्रावधान क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के आधार पर मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों की सहायता हेतु 3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया, है ना। जिस तरह से बंगाल में गवर्नर जनरल और प्लस उसके सहायता हेतु 3 सदस्य थे, वैसे ही क्या किया गया मद्रास में और बंबई के गवर्नरों की सहायता हेतु भी जो है 3 सदस्यों के एक परिषद का गठन किया गया। फिर अगला प्रावधान क्या हुआ, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को जो है पूर्ण रूपेण गवर्नरों को पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो बंबई तथा मद्रास के गवर्नर जो है पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले भी जो है गवर्नर जनरल के हाथों में कुछ शक्तियां थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे मामले थे जहां गवर्नर जनरल हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि सभी प्रकार के मामलों में गवर्नर जनरल जो है
क्या कर सकते थे, बंबई और मद्रास के गवर्नरों के सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे, यानी पूर्ण रूपेण ये है ये उनके अधीन हो गए, गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। साथ ही जो है प्रांतीय सरकार यदि विफल हो जाए तो उसको जो है बर्खास्त करने का भी अधिकार किसके पास हो गया, तो गवर्नर जनरल के पास हो गया। क्लियर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अगला क्या प्रावधान होता है, 8 नंबर, भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार, है ना, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ठीक है, कहा गया। यानी जिन जिन क्षेत्रों पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको। फिर जो है भारत में से लिखता हूं, अंग्रेजी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्या की गई, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। फिर अगला प्रावधान क्या हुआ, कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो निदेशक मंडल था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी आदेशों को भारत भेजते थे। एक्चुअली ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ये कहाँ बैठे हुए थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहाँ बैठा हुआ था, इंग्लैंड में बैठा हुआ था। और वहां बैठकर जो है ये लोग, एक जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक मामले को देख रहा था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है व्यापारिक मामले को देख रहा था, है ना। और कर कौन रहा था यहाँ पे, तो कंपनी कर रही थी इन दोनों कार्यों को। तो कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी आदेशों को कहाँ भेजती थी, भारत भेजती थी, ठीक है। फिर जो है अगला क्या प्रावधान किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तैयार पत्र या आदेश या भारत से प्राप्त, ध्यान रखिएगा, पत्र जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, जो नियंत्रण मंडल है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष पेश किए जाते थे। इसको पेश करना होता था, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कोई पत्र है दिया गया है या कोई आदेश है या जो है भारत से प्राप्त कोई भी पत्र है, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष क्या करना होता था, पेश करना होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो नियंत्रण मंडल था उसको एक पावर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पत्रों में
तब्दीली कर सकता था। पत्रों में क्या कर सकता था? तब्दीली, बदलाव कर सकता था। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ क्या क्या चीज दिखाई देती है? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना दिखाई देती है, और जो है कार्यों का, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का बंटवारा दिखाई देता है, यानी द्वैध शासन या यूं कहें दोहरे प्रशासन की शुरुआत दिखाई देती है यहाँ से, कि कंपनी क्या करती है? दोहरे प्रशासन की शुरुआत करती है। और पहली बार जो है ऐसा होता है कि भारत में कंपनी का जो भी अधिकृत प्रदेश है उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाता है, और जो भी प्रावधान किए गए उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संसद जो है भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है, कंपनी पर, और भारत के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। किसके द्वारा? तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, इसके द्वारा ये प्रावधान किया जाता है। फिर 1786 के एक्ट में क्या होता है इसको भी जानेंगे। इसको मैं क्लीन करता हूं। 1786 का एक्ट जानते हैं। 1786 का एक्ट है ना। प्रावधान क्या क्या किए गए इस समय? ध्यान रखिएगा, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, गवर्नर जनरल प्लस मुख्य सेनापति है ना, दोनों शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहता था। तो वो इसी शर्त पे गवर्नर जनरल बना भी। पहले क्या प्रावधान था? अभी जो है हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में क्या पढ़ा कि गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए जो है, जो 4 सदस्य थे वो अब 3 कर दिए जाते हैं, जिसमें एक जो सदस्य है ऑफ चीफ के लिए फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है तो वो चाहता है कि भाई मुझे कमांडर इन चीफ का भी जो है जिम्मा मुझे भी मिले, वो पावर मुझे मिल जाए। ठीक है, तो क्या होता है? पहला प्रावधान, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ की शक्तियां मिल गई, है ना। ये काम हुआ पहला। दूसरा क्या काम होता है? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपना निर्णय लागू करने का अधिकार, है ना, ये मिल जाता है किसको? तो गवर्नर जनरल को। पहले क्या था? गवर्नर जनरल के पास जो है वीटो पावर नहीं था, ये वीटो पावर कहेंगे इसको, है ना, वीटो पावर मिल जाता है उसको। यानी वो क्या कह सकता है, जो परिषद है ना उसके कोई भी निर्णय है उसको रद्द कर सकता है, ये पावर उसको मिल जाता है और अपना निर्णय वो डाल सकता है। पहले ऐसा नहीं था। गवर्नर जनरल और उसके मदद के लिए जो है 4 सदस्य थे। 84 में जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य हो गए। लेकिन अभी भी निर्णय बहुमत के आधार पे होता था, वीटो पावर नहीं मिला हुआ था गवर्नर जनरल को। लेकिन यहाँ क्या होता है, 1786 का जो एक्ट है इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल जाता है। वो अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है, इस तरह का अधिकार इसको मिल जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कर किया क्या गया है, कुछ खास नहीं, बस यही काम हुआ है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसको शक्तिशाली बनाया गया है, शक्तिशाली बनाया गया इस अधिनियम के द्वारा। ये इसका महत्व हो जाएगा कि 1786
का जो अधिनियम था उसमें क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाया गया। क्लियर है? तो इसमें इतना ही है, 1786 के एक्ट में इतना ही है। आई होप दोनों चीज को आप समझ पाए होंगे, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट और 1786 का एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।